15वीं सदी की बात है। यूरोप में ना भारत पहुंचना मतलब मसालों, रेशम, कीमती पत्थरों की वो जादुई धरती तक पहुंचना, ये कोई सिर्फ एक व्यापारिक सपना नहीं था। हाँ, ये तो एक जुनून बन गया था। बिल्कुल एक जुनून। और ये जुनून इतना गहरा था कि यूरोपीय लोग खतरनाक अनजाने समंदरों में उतरने को तैयार थे। और इसी जुनून के एक बड़े पैरोकार थे पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। हाँ, उनका तो सपना ही था भारत तक समुद्री रास्ता खोजना, भले ही वो इसे अपने जीवन काल में पूरा होते न देख सकें। तो आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर भारत में यूरोपीय शक्तियों के आने, खासकर पुर्तगालियों के शुरुआती कदम और उनके असर पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। जी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वे क्यों आए, कैसे उन्होंने यहाँ अपनी पकड़ बनाई और भारतीय व्यापार और राजनीति पर इसका क्या नतीजा निकला। और ये पड़ताल इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ये घटनाक्रम सिर्फ भारत के आधुनिक इतिहास की शुरुआत नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये वैश्विक व्यापार और शक्ति संतुलन में एक बहुत बड़े बदलाव का भी संकेत है। मतलब ये समझना जरूरी है कि कैसे समुद्र पर कब्जे की लड़ाई ने, आप कह सकते हैं, इतिहास का रुख ही मोड़ दिया है। तो जरा उस समय के भारत की तस्वीर देखते हैं। जी। उत्तर भारत में क्या स्थिति थी? छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। बिल्कुल। और दक्कन में भी देखिए, बहमनी सल्तनत कमजोर पड़ रही थी, टूट रही थी। और नौसेना? किसी बड़ी भारतीय ताकत के पास मजबूत नौसेना थी, शायद गुजरात को छोड़कर। हाँ, गुजरात में महमूद बेगड़ा के शासन में थोड़ी बहुत थी, लेकिन बाकी जगह नहीं। किसी बड़ी शक्ति के पास कोई खास नौसैनिक ताकत नहीं थी। और ये भी देखिए कि हिंद महासागर में व्यापार तो सदियों से फल फूल रहा था। हाँ, वो तो था ही। भारतीय, अरब, पूर्वी अफ्रीकी, चीनी, जावानीज, कई लोग इसमें शामिल थे। और ये व्यापार काफी हद तक, मतलब आपसी समझ और कुछ अलिखित नियमों पर चलता था। कोई दादागिरी नहीं थी मतलब। हाँ, कोई भी अकेला खिलाड़ी पूरे समंदर पर हुकूमत करने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन फिर पुर्तगाली आए और उन्होंने ये पूरा नज़ारा बदल दिया। उनका मकसद सिर्फ व्यापार करना नहीं था, बल्कि व्यापार पर कब्जा करना था। बिल्कुल, कब्जा करना। और फिर वो दिन आया, 1487 में बार्थोलोम्यू दिरास केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे और फिर 1498 में वास्को डे गामा जी, एक गुजराती पायलट अब्दुल मजीद की मदद से कालीकट के तट पर उतरा। और वहां के शासक जैमरिन ने तो स्वागत किया था शुरुआत में। हाँ, स्वागत तो किया, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। जैमरिन शायद पुर्तगालियों के असली इरादों को मतलब भांप नहीं पाए थे। लेकिन अरब व्यापारी? हाँ, जो मालाबार तट पर पहले से जमे हुए थे, वो अरब व्यापारी शुरू से ही चौकन्ने थे। उन्हें अंदाजा था कि ये नए खिलाड़ी सिर्फ व्यापार करने नहीं आए हैं। क्योंकि पुर्तगालियों का लक्ष्य तो साफ था, पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार। और इसके लिए सबसे पहले अरबों को रास्ते से हटाना जरूरी था उनके लिए। वास्को डे गामा जो पुर्तगाल लौटा तो जो माल वो ले गया था, खासकर काली मिर्च, उसने यूरोप में तहलका मचा दिया। हाँ, कहते हैं मुनाफा जबरदस्त था, इतना कि इसने दूसरे यूरोपीय देशों को भी सीधे भारत से व्यापार करने के लिए उकसाया। फिर 1500 में पेड्रो एल्वारेज कैब्राल आए, कालीकट में फैक्ट्री लगाई, लेकिन हाँ, जल्द ही स्थानीय लोगों से झगड़ा हो गया, कुछ पुर्तगाली मारे भी गए। और बदले में कैब्राल ने जो किया, वो पुर्तगाली इरादों का, आप कह सकते हैं, पहला साफ संकेत था। क्या किया उसने? अरब जहाजों को लूटना, जलाना, नाविकों को मारना और तो और कालीकट पर बमबारी करना। यहीं से मतलब व्यापार के साथ बल प्रयोग का दौर शुरू हो गया। बिल्कुल। जब 1501 में वास्को डी गामा दोबारा आया तो जामोरिन से उसकी ठन गई। क्यों? क्योंकि जामोरिन ने अरब व्यापारियों को कालीकट से बाहर निकालने की उसकी मांग ठुकरा दी। तो पुर्तगालियों ने फिर कोचीन और कन्नानोर का रुख किया, वहां फैक्ट्रियां खोली और धीरे धीरे सुरक्षा के नाम पर किलेबंदी भी शुरू कर दी होगी। जी हाँ, किलेबंदी भी शुरू हो गई। 1505 में पुर्तगाल के राजा ने एक कदम और आगे बढ़ाया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बना के भेजा। हाँ, और उसे साफ निर्देश थे, पुर्तगाली स्थिति मजबूत करो, मुस्लिम व्यापार खत्म करो और सामरिक ठिकानों पर किले बनाओ। अल्मेडा की सूझ सिर्फ जमीन तक ही नहीं थी, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी? इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था हिंद महासागर पर पुर्तगाली नौसेना का दबदबा कायम करना, पूरी तरह से। अच्छा। और इसी नीति के तहत करताज सिस्टम शुरू किया गया। करताज? ये क्या था? मतलब हिंद महासागर में चलने वाले हर जहाज को, चाहे वो किसी का भी हो, पुर्तगालियों से एक परमिट या करताज लेना पड़ता था, वरना उसे लूट लिया जाता था या डुबो दिया जाता था। हाँ, बिल्कुल। ये सीधे सीधे समुद्री संप्रभुता का दावा था। हालांकि 1507 में मिस्र और गुजरात की मिलीजुली नौसेनाओं से उन्हें हार मिली। लेकिन 1508 में अल्मेडा ने जबरदस्त वापसी की और उन्हें हरा दिया।
लेकिन भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की असली नींव रखने वाला तो कोई और था, अल्मेडा के बाद जो आया, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। हाँ, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, उसे ही पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसकी रणनीति क्या थी, अल्मेडा से अलग? अल्बुकर्क की रणनीति बहुत साफ थी। वो हिंद महासागर के सभी अहम समुद्री रास्तों पर, मतलब एंट्री पॉइंट्स पर, पुर्तगाली चौकियां बनाना चाहता था। हॉर्मुज, मलक्का, मालाबार तट, उसने इन सभी जगहों पर अड्डे कायम किए। और सबसे बड़ा कदम? सबसे बड़ा कदम था 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लेना। ये एक टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि सिकंदर के बाद ये पहली बार था कि भारतीय जमीन का कोई टुकड़ा सीधे यूरोपीय कब्जे में गया था। मतलब व्यापार का इरादा अब सीधे सीधे इलाका जीतने में बदल चुका था। अल्बुकर्क ने कुछ और नीतियां भी अपनाई जिनके दूरगामी असर हुए, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाना। हाँ, उसने गोवा में सती प्रथा पर रोक लगाई और पुर्तगालियों को स्थानीय महिलाओं से शादी करने के लिए भी बढ़ावा दिया। लेकिन मुसलमानों के प्रति उसकी नीति? वो बेहद कठोर थी, बहुत ज्यादा। गोवा जीतने के बाद नीनो दा कुन्हा, वो 1529 में गवर्नर बना था। जी हाँ, नीनो दा कुन्हा। उसने पुर्तगाली मुख्यालय को कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया, जो एक तरह से पुर्तगाली महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक बन गया। उसने गुजरात के शासक बहादुर शाह की मदद भी की थी। हाँ, मुगल बादशाह हुमायूं के खिलाफ मदद की और बदले में बेसिन द्वीप और दीव में अड्डा बनाने का वादा लिया। लेकिन बाद में रिश्ते बिगड़ गए। हाँ, जैसी बहादुर शाह की स्थिति थोड़ी सुधरी, पुर्तगालियों से उसके रिश्ते बिगड़ गए और 1537 में पुर्तगालियों ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। मतलब अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। बिल्कुल, ये घटनाएं यही दिखाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि शुरुआती दौर में पुर्तगालियों को इतनी कामयाबी मिली कैसे? क्या भारतीय शक्तियां इतनी कमजोर थी? देखिए, इसके कई कारण थे। एक तो जैसा हमने पहले कहा, भारत राजनीतिक तौर पे बंटा हुआ था। हाँ, एकता नहीं थी। और गुजरात को छोड़कर किसी के पास मजबूत नौसेना नहीं थी। दूसरा, हिंद महासागर के जो पारंपरिक व्यापारी थे, जैसे अरब, वो संगठित नहीं थे। और पुर्तगालियों के पास? उनके पास बेहतर समुद्री जहाज थे जो अटलांटिक जैसे तूफानी समंदरों का सामना कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, उन पर तोपें लगी थीं। ये उस समय एक बड़ी तकनीकी बढ़ाक थी। हाँ, नेवल गनरी। और उनके प्रभाव को कम नहीं आंकना चाहिए, है ना? जिसे एस्टाडो पोर्तुगीज द इंडिया कहा गया। जी, पुर्तगाली भारत राज्य। उसने गोवा और आसपास के करीब 60 मील के तट पर और पश्चिमी तट पर मुंबई से दमन और दीव तक नियंत्रण कर लिया था। और दक्षिण में? दक्षिण में मंगलौर, कन्ननौर, कोचीन, कालीकट जैसे बंदरगाहों पर किले थे। पूर्वी तट पर भी सेंथोम, चेन्नई और नागपट्टिनम में उनकी बस्तियां थीं। बंगाल में हुगली भी एक अहम केंद्र बन गया था। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, वे भारतीय राज्यों जैसे विजयनगर और दक्कन सल्तनतों के साथ संधियां भी कर रहे थे, दूध भेज रहे थे और उनके आपसी झगड़ों में भी दखल दे रहे थे। उनका प्रशासन कैसे चलता था? मतलब ढांचा क्या था? मुखिया वाइसराय होता था, आमतौर पर 3 साल के लिए। उसकी मदद के लिए एक सचिव और एक परिषद होती थी। और पैसे वैसे का हिसाब, राजस्व और जहाज? हाँ, उसके लिए वेंडोर द फजेंडा नाम का एक अधिकारी होता था और किलों की कमान कप्तानों के पास होती थी, फैक्ट्रियों की फैक्टर्स के पास। लेकिन उनकी धार्मिक नीति, वो तो काफी विवादित रही। बहुत ज्यादा। शुरुआत में मुसलमानों के प्रति तो वे बेहद कट्टर थे, दुश्मन मानते थे। हिंदुओं के प्रति रवैया शुरू में कुछ नरम सा था, मतलब व्यापार के लिए शायद। लेकिन बाद में खासकर गोवा में जब इंक्विजिशन यानी धर्म अधिकरण शुरू हुआ तो हिंदुओं पर भी जुल्म पड़े, धर्मांतरण का दबाव बढ़ा। हाँ, लेकिन ये भी दिलचस्प है कि मुगल बादशाह अकबर ने जेसुइट पादरियों में काफी रुचि दिखाई थी। जी हाँ, उन्होंने 1580, 1590 और 1595 में 3 बार जेसुइट मिशनों को अपने दरबार में बुलाया। क्या पुर्तगाली उन्हें ईसाई बनाने में कामयाब रहे? अकबर की तो धर्म में बहुत रुचि थी। अकबर को धर्मशास्त्र में रुचि जरूर थी, वो बहसें करवाते थे, सुनते थे, लेकिन वो ईसाई नहीं बने। पुर्तगालियों की ये उम्मीद तो पूरी नहीं हुई। और जहांगीर के समय में? जहांगीर के दौर में शुरुआत में पादरियों को थोड़ा महत्व मिला, लेकिन बाद में पुर्तगाली अधिकारियों के घमंडी रवैये और हरकतों के कारण मुगलों से उनके रिश्ते खराब होते चले गए। और फिर कहानी में एंट्री होती है अंग्रेजों की। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा। हाँ, और पुर्तगालियों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्हें पता था कि ये एक नया और खतरनाक कॉम्पिटिटर आ गया है। और जब अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं मिली तो पुर्तगाली और भड़क गए। लेकिन 1612 में सूरत के पास एक लड़ाई हुई,
कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में एक अंग्रेजी जहाज ड्रैगन ने पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया। ये तो बड़ा झटकारा होगा पुर्तगालियों के लिए। बहुत बड़ा। और जहांगीर, जिसके पास अपनी कोई खास नौसेना नहीं थी, वो अंग्रेजों की समुद्री ताकत से काफी प्रभावित हुआ। फिर जब पुर्तगालियों ने 1613 में मुगल जहाज़ों को लूटा तो जहांगीर और भी ज्यादा नाराज हो गया। और शाहजहां के आते आते तो? हाँ, शाहजहां के शासनकाल तक पुर्तगाली प्रभाव लगभग खत्म होने लगा था। 1632 में हुगली पर मुगल सेना का कब्जा इसका एक बड़ा उदाहरण है। वहां पुर्तगाली क्या कर रहे थे? मनमानी कर रहे थे, नमक के व्यापार पर एकाधिकार जमा लिया था, भारी टैक्स वसूल रहे थे, और सबसे बुरा काम दास व्यापार। दास व्यापार? हाँ, वे हिंदू और मुस्लिम बच्चों को पकड़कर जबरदस्ती ईसाई बना रहे थे। कहते हैं कि मुमताज महल की 2 दासियों को भी उन्होंने पकड़ लिया था। ओह। तब तो शाहजहां का गुस्सा होना लाजमी था। बिल्कुल। मुगल सेना ने हुगली को घेर लिया और पुर्तगालियों को भागना पड़ा। जो पकड़े गए उन्हें या तो इस्लाम कबूल करना पड़ा या गुलाम बनना पड़ा। तो हुगली का पतन एक बड़ा कारण था। और क्या वजह थी पुर्तगालियों के पतन की? देखिए, और भी कई कारण थे। एक तो ईरान, फारस और उत्तर भारत में मजबूत राजवंशों का उदय हो गया था। हाँ, मुगल तो थे ही। फिर मराठों का उभार हुआ। उन्होंने 1739 में पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन छीन लिया। उनकी धार्मिक नीतियां भी? हाँ, उनकी धार्मिक असहिष्णुता ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को नाराज कर दिया था। उनके व्यापारिक तरीके भी बेईमान थे। समुद्री डाकू जैसी छवि बन गई थी। और ब्राजील? हाँ, ब्राजील की खोज के बाद पुर्तगाल का ध्यान उस तरफ ज्यादा जाने लगा। वो ज्यादा मुनाफे वाला लग रहा था। फिर स्पेन के साथ पुर्तगाल का विलय हो गया 1580-81 में, तो स्पेन के युद्धों का असर भी पड़ा। और सबसे बड़ी बात, वो अकेले नहीं रहे अब। बिल्कुल। समुद्री रास्ते का राज अब राज नहीं रहा था। डच और अंग्रेज जैसी नई, ज्यादा ताकतवर यूरोपियन शक्तियां मैदान में आ गई थीं, जिनसे उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही थी। तो कुल मिलाकर पुर्तगालियों का भारत के इतिहास में क्या महत्व रहा? क्या विरासत छोड़ी उन्होंने? उनका महत्व कई मायनों में है। पहली बात तो ये कि वे भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे, और सबसे आखिर में जाने वाले 1961 में गोवा से। हाँ, ये तो है। उन्होंने नौसैनिक शक्ति के महत्व को स्थापित किया। पहली बार व्यापार पर एकाधिकार जमाने के लिए संगठित समुद्री ताकत और हिंसा का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। उनके पास तोपों वाले जहाज थे, जो उस समय एक बड़ी बात थी। क्या उन्होंने कोई सैन्य या तकनीकी योगदान भी दिया? हाँ, कुछ हद तक। जैसे बॉडी आर्मर का इस्तेमाल, मैचलॉक बंदूकधारी सैनिक और जहाजों की तोपों का जमीन पर इस्तेमाल करना। पैदल सेना को स्पेनिश तरीके से ड्रिल कराने की प्रणाली भी उन्होंने शुरू की, जिससे बाद में मराठों, सिखों, अंग्रेजों, फ्रांसीसियों सबने अपनाया। और समुद्री तकनीक में? उसमें तो वे माहिर थे ही। उनके मल्टीडेक जहाज बड़े और मजबूत होते थे, भारी हथियार ले जा सकते थे, अटलांटिक के थपेड़े सह सकते थे। उनके पास बेहतर संगठन था, शाही शस्त्रागार, डॉकयार्ड, पायलटों की नियमित व्यवस्था, नक्शा नवीसी। इस ज्ञान का फायदा बाद में डच और अंग्रेजों में भी खूब उठाया। और सांस्कृतिक रूप से कोई पॉजिटिव असर? हाँ, गोवा में चर्चों के जरिए कला, नक्काशी, मूर्ति कला को बढ़ावा मिला। चांदी और सोने का काम, खासकर वो फिलिग्री वर्क, काफी मशहूर हुआ। लेकिन जैसा कि उनके गवर्नर अल्फोंसो डी सूजा ने खुद कहा था, पुर्तगाली भारत में एक हाथ में तलवार और दूसरे में क्रॉस लेकर आए। जब बहुत सोना मिला तो उन्होंने जेब भरने के लिए क्रॉस को एक तरफ रख दिया, और इतने भारी हो गए कि तलवार भी हाथ से छूट गई। मतलब उनकी धार्मिक कट्टरता और क्रूरता की जो यादें हैं, वो उनके सकारात्मक योगदानों पर शायद भारी पड़ती हैं। हाँ, काफी हद तक। अच्छा, तो पुर्तगालियों की पकड़ कमजोर पड़ ही रही थी कि एक और यूरोपीय ताकत हिंद महासागर में अपनी जगह बना रही थी, डच। सही कहा, डच। 1602 में उनकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, और दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी को सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि युद्ध करने, संधियां करने और इलाके जीतने के भी अधिकार मिले हुए थे। तो उन्होंने कहाँ अपनी बस्तियां बसाई? उन्होंने भारत में कई जगह फैक्ट्रियां खोली। मसूलीपट्टनम में 1605 में, फिर पुलिकट, सूरत, चिंसूरा बंगाल में, कोचीन, कई जगह। और उनका मुख्य व्यापार क्या था? उनका मुख्य काम था भारत से कपड़ा, नील, शोरा, अफीम, चावल वगैरह लेकर इंडोनेशियाई द्वीपों, जिन्हें मलय द्वीप समूह कहते हैं, वहां ले जाना। और वहां से मसाले, खासकर काले मिर्च और लौंग वगैरह लेकर यूरोप में बेचना। ये उनका मेन रूट था। लेकिन अंग्रेजों से तो उनकी काफी तगड़ी दुश्मनी चलती थी, खासकर वो 1623 का अम्बोयना हत्याकांड। हाँ, अम्बोयना, इंडोनेशिया में उन्होंने कई अंग्रेजों को मार डाला था। वो एक बहुत रक्तरंजित घटना थी, और इससे दोनों के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। तो ये प्रतिद्वंद्विता कैसे सुलझी?
आखिरकार 1667 में एक समझौता हुआ, एक तरह का बंटवारा हुआ। डचों ने कहा कि ठीक है, हम इंडोनेशिया के मसाला व्यापार पर ज्यादा ध्यान देंगे, जो उनके लिए ज्यादा मुनाफे वाला था, और अंग्रेज भारत पर फोकस करेंगे। मतलब ये इंडोनेशिया के संदर्भ में था कि अंग्रेज वहां से हटेंगे। तो भारत में उनकी दिलचस्पी कम हो गई। हाँ, धीरे धीरे कम होती गई। फिर तीसरे एंग्लो डच युद्ध में 1672 से 74 में उनकी हार हुई, और 1759 में बंगाल में हुगली की लड़ाई में अंग्रेजों से निर्णायक हार के बाद भारत में उनकी शक्ति लगभग खत्म हो गई। तो उनका मुख्य लक्ष्य साम्राज्य बनाना नहीं था। नहीं, उनका मुख्य लक्ष्य हमेशा व्यापार ही रहा, मुनाफा कमाना। और इसी दौरान पृष्ठभूमि में अंग्रेज भी अपनी जमीन तैयार कर रहे थे। फ्रांसिस ड्रेक की समुद्री यात्रा, स्पेनिश आर्माडा पर जीत, हाँ, और फिर 1599 में वो मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की कंपनी का बनना। और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा उसी कंपनी को, जिसे हम बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, पूर्व में व्यापार करने का चार्टर देना। बिल्कुल। और ये भारत के इतिहास में एक नए और शायद सबसे प्रभावशाली अध्याय की शुरुआत थी। तो आज की इस पूरी चर्चा से, इस पड़ताल से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं, क्या टेकअवेज हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि पुर्तगाली यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले आए, और उन्होंने भारत में समुद्री ताकत के महत्व को स्थापित किया। उन्होंने व्यापार के नियम ही बदल दिए, बल प्रयोग से। उनका प्रभाव मिला जुला रहा। हाँ, बिल्कुल। कुछ सैन्य और समुद्री नवाचार, कुछ सांस्कृतिक योगदान भी, लेकिन साथ ही धार्मिक असहिष्णुता और क्रूरता का एक काला अध्याय भी जुड़ा है उनके साथ। दूसरी बात, डच मुख्य रूप से व्यापार पर केंद्रित रहे। भारत उनके लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, लेकिन उनका असली फोकस इंडोनेशिया और मसाला व्यापार पर रहा, और आखिरकार अंग्रेजों के सामने वो टिक नहीं पाए। और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, वो है अंग्रेजों का आगमन, उनका चार्टर हासिल करना। ये इस कहानी का अगला और बहुत लंबा चलने वाला निर्णायक मोड़ था, जिसके परिणाम हम सब जानते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे इन शुरुआती यूरोपीय शक्तियों का आना, उनकी बदलती हुई रणनीतियां, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, और स्थानीय ताकतों के साथ उनके जो रिश्ते बने बिगड़े। हाँ, कैसे इन सब ने अनजाने में ही आने वाली सदियों के लिए भारत की तकदीर की नींव रख दी। बिल्कुल। और अंत में शायद ये सवाल सोचने लायक है, क्या ये जो पैटर्न हमने देखा कि शुरुआत में व्यापार के इरादे से आए, स्वागत हुआ, और फिर धीरे धीरे टकराव बढ़ा, कब्जे की कोशिश हुई, क्या ये हमें ये नहीं दिखाता कि कैसे अक्सर तिजारती इरादे, मतलब व्यापारिक इरादे, सत्ता हासिल करने की होड़ में बदल जाते हैं, और इसके नतीजे कितने गहरे और दूर तक जाने वाले होते हैं?